हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कुकी हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनकहा डर। हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए रहस्यमय घटनाओं और भयानक किस्सों को। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चलिए बढ़। रात के 2 बज रहे थे। बाहर बारिश की हल्की बूंदाबांदी ने शहर के शोर को एक अजीब सी खामोशी में बदल दिया था। समीर ने अपने नए फ्लैट की खिड़की से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में भीगी हुई सड़कें किसी सांप की तरह चमक रही थीं। समीर ने अभी 1 हफ्ते पहले ही इस पुराने लेकिन आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक बड़े प्रोजेक्ट की वजह से उसे शहर के शोर शराबे से दूर इस शांत इलाके में आना पड़ा था। उसकी मंगेतर प्रिया अभी भी दूसरे शहर में थी, इसलिए इस 1200 स्क्वायर फीट के खाली घर में समीर बिल्कुल अकेला था। वो थका हुआ था। लैपटॉप की नीली रोशनी ने उसकी आंखों में जलन पैदा कर दी थी। बस 1 कप कॉफी और फिर नींद। उसने खुद से बुदबुदाते हुए किचन की लाइट जलाई। कॉफी मशीन की घरघराहट उस खामोश घर में बहुत तेज लग रही थी। समीर कप लेकर बेसिन के पास गया। जैसे ही उसने पानी चलाया, उसे महसूस हुआ कि बाथरूम से कोई ठंडी हवा का झोंका आया है। उसने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी थकान को दोष दे रहा था। ब्रश करने के लिए जैसे ही वो बाथरूम के बड़े से आईने के सामने खड़ा हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। आईना थोड़ा धुंधला था। उसने अपनी हथेली से भाप को साफ किया। आईने में उसका चेहरा साफ हुआ। वही गहरी आंखें, हल्का सा बिखरा हुआ बाल और माथे पर काम का तनाव। अचानक एक ठिठक हुई। समीर ने अपना सिर दाहिनी ओर झुकाया। आईने वाले समीर ने भी झुकाया। समीर मुस्कुराया। आईने वाला समीर भी मुस्कुराया। लेकिन जब समीर ने अपनी मुस्कान खत्म की और सामान्य होने के लिए चेहरा सीधा किया, आईने वाला समीर अभी भी 1 सेकंड के लिए मुस्कुरा रहा था। समीर के शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी पलकें झपकाईं। अब आईने में सब कुछ सामान्य था। पागल हो रहा हूं मैं। उसने जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज उसे अजनबी लगी। तभी उसकी नजर आईने के कोने पर गई। वहां एक बहुत बारीक सी दरार थी, जो पहले वहां नहीं थी। वो दरार बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने अंदर से आईने पर वार किया हो। समीर ने उस दरार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली आईने की सतह को छुई, उसे कांच की ठंडक महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी की बर्फीली खाल को छू रहा है। वो तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाथरूम की लाइट बंद करके तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। बिस्तर पर लेटते ही उसने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि घर के किसी कोने से कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में उसे अपने ही कमरे की अलमारी का साया किसी इंसान जैसा लगने लगा। नींद आने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कड़क। ये वही आवाज थी जो आईने में दरार पड़ने पर आती है। और फिर पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें उसे अपनी ही नहीं बल्कि किसी और की भी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज ठीक उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें समीर के चेहरे पर पड़ी, तो रात का वो खौफ किसी धुंधले सपने जैसा लग रहा था। समीर ने उठकर अपने चेहरे पर पानी डाला और बाथरूम के आईने को गौर से देखा। दरार वहीं थी, लेकिन अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। शायद पुराना आईना है, चटक गया होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। तैयार होकर वो नीचे उतरा। बिल्डिंग के गेट पर तैनात पुराना गार्ड रामू काका उसे देखकर थोड़ा सकपका गया। नमस्ते सर, आप वापस कब आए? रामू काका ने हैरानी से पूछा। समीर रुक गया। वापस? काका, मैं तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। रामू काका ने अपना सिर खुजलाया और रजिस्टर की ओर इशारा किया। अजीब बात है सर, अभी 10 मिनट पहले ही तो आप अपनी नीली कार से बाहर निकले थे। आपने मुझे देखकर हाथ भी हिलाया था। समीर के हाथ की पकड़ उसके बैक पर सख्त हो गई। काका, मेरी कार तो पार्किंग में खड़ी है और मैं अभी घर से बाहर आ रहा हूं। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रामू काका चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा संशय था।
समीर ने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी कार की ओर बढ़ा। तभी उसकी नज़र पार्किंग के फर्श पर पड़ी। वहां टायरों के ताज़ा निशान थे, जैसे अभी अभी कोई गाड़ी तेजी से वहां से निकली हो। पर उसकी गाड़ी तो अपनी जगह पर धूल से ढकी खड़ी थी। ऑफिस पहुंचते ही समीर काम में डूब जाना चाहता था, लेकिन वहां भी चीजें सामान्य नहीं थी। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंचा, उसका कलीग राहुल उसके पास आया। ओ समीर, तू वापस आ गया। अभी तो तूने कहा था कि तेरी तबीयत खराब है और तू आधे दिन की छुट्टी लेके घर जा रहा है, राहुल ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। समीर का गला सूखने लगा। क्या मतलब? मैं तो अभी ऑफिस पहुंचा हूं राहुल, सुबह से पहली बार मिल रहा हूं तुझसे। राहुल की मुस्कान गायब हो गई। मजाक मत कर यार, आधा घंटा पहले तू कैंटीन में मेरे साथ था। तूने वही नीली शर्ट पहनी थी जो अभी पहनी है। तू थोड़ा उदास लग रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। समीर का सिर चकराने लगा। ये कैसे संभव था? कोई उसके जैसा दिख सकता है, लेकिन एक ही समय पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है? उसने तुरंत अपना फोन चेक किया। कॉल लॉग्स में कोई अनजान नंबर नहीं था, लेकिन उसके आउटगोइंग कॉल्स में एक नंबर दिखा जो उसने कभी डायल नहीं किया था। वो नंबर उसका अपना ही था। दोपहर का लंच करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सीधा वॉशरूम गया और अपना चेहरा ठंडे पानी से धोने लगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसके बैंक से मैसेज था। एटीएम से 50,000 रुपए निकाले गए थे। लोकेशन उसके ऑफिस के ठीक पास वाला एटीएम था। समीर भागते हुए उस एटीएम की ओर गया। वहां लगे गार्ड से उसने फुटेज दिखाने की विनती की। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में एक आदमी हुडी पहने खड़ा था। उसने जैसे ही पैसे निकाले, उसने कैमरे की तरफ अपना चेहरा घुमाया। वो हुडी के नीचे से समीर का ही चेहरा था। उसने कैमरे की ओर देखकर वही डरावनी मुस्कान दी जो समीर ने रात को आईने में देखी थी, और फिर अपनी उंगली से कैमरे की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागा और अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल दिया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी जिंदगी को एक दीमक की तरह अंदर से खा रहा है। जैसे ही वो अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वो धुन समीर की पसंदीदा थी, जिसे वो अक्सर अकेले में गुनगुनाया करता था। समीर ने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोला। लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। सोफे पर कोई बैठा था जिसकी पीठ समीर की तरफ थी। कौन हो तुम? समीर की आवाज फटी फटी सी निकली। वो आकृति धीरे से मुड़ी। समीर का चेहरा, समीर के कपड़े, समीर की घड़ी। वो दूसरा समीर वहीं बैठा था और उसके हाथ में समीर और प्रिया की एक फोटो थी। मैं? उस दूसरे समीर ने बिल्कुल समीर की आवाज में जवाब दिया। मैं तो तुम ही हूं समीर, बस थोड़ा बेहतर। इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं और एक बर्फीली खामोशी छा गई। अंधेरे में उसे सिर्फ अपनी और उस दूसरे की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि समीर को अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपनी जगह पर जड़ खड़ा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो दूसरा समीर वहीं कुछ कदम की दूरी पर था। लाइट क्यों चली गई? समीर की आवाज थरथराई। कोई जवाब नहीं मिला। बस एक गहरी लंबी सांस लेने की आवाज आई, जो सोफे की तरफ से नहीं, बल्कि ठीक समीर के कान के पास से गुजरी। समीर झटके से पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी का घेरा जैसे ही लिविंग रूम में फैला, समीर की चीख गले में ही दब गई। सोफा खाली था, वहां कोई नहीं था, लेकिन समीर और प्रिया की जो फोटो उस दूसरे के हाथ में थी, वो अब फर्श पर पड़ी थी। समीर ने झुककर उसे उठाया। फोटो पर लगा कांच टूट चुका था और प्रिया के चेहरे पर किसी ने कोयले या मार्कर से एक बड़ा सा क्रॉस यानी निशान बना दिया था। ये मजाक नहीं है, बाहर आओ, समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खाली कमरों में गूंजकर वापस आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और पूरे घर की तलाशी लेने लगा। किचन, बेडरूम, स्टोर रूम सब खाली थे, लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। बेडरूम में उसके कपड़े अलमारी से बाहर निकालकर बिस्तर पर करीने से सजाए गए थे, जैसे कोई उन्हें पहनने की तैयारी कर रहा हो। लैपटॉप की स्क्रीन अचानक जल उठी। समीर उसके पास गया।
स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी जिसका नाम था द रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन। फाइल के अंदर समीर की पूरी दिनचर्या लिखी थी। वो कब जागता है, उसे कॉफ़ी में कितनी चीनी चाहिए, उसका बैंक पासवर्ड क्या है, यहाँ तक कि वो गुप्त बातें भी जो उसने सिर्फ प्रिया को बताई थीं। ये मुझे रिप्लेस कर रहा है, ये मेरी जगह ले रहा है। समीर का दिमाग फटने लगा। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। टप टप टप। समीर धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श गीला था। गीले पैरों के निशान आईने की तरफ जा रहे थे। आईने के पास पहुंचकर समीर रुक गया। वो दरार जो कल रात छोटी सी थी अब पूरे आईने पर फैल चुकी थी। आईने के नीचे सिंक में खून जैसा लाल पानी भरा था। समीर ने आईने में देखा। उसका अपना चेहरा उसे अजनबी लग रहा था। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ तेजी से बाहर निकला और समीर की गर्दन दबोच ली। वो हाथ बिल्कुल समीर का ही था, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत और ठंडी थी। समीर छटपटाने लगा। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला बुरी तरह भिंचा हुआ था। आईने के अंदर उसे अपनी ही आंखों में एक काली, शैतानी चमक दिखाई दी। तुम अब पुराने हो चुके हो समीर, आईने वाले ने कहा। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी, पर उसमें गूंज थी, जैसे कोई हजारों साल पुरानी कब्र से बोल रहा हो। दुनिया को अब एक नए बेहतर समीर की ज़रूरत है। तुम सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाओगे। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास पड़ा एक भारी साबुन का स्टैंड आईने पर दे मारा। कड़ाक! पूरा आईना चकनाचूर होकर गिर गया। गर्दन पर पकड़ ढीली हुई और समीर फर्श पर गिरकर खांसने लगा। जब उसने आंखें खोली तो बाथरूम में सन्नाटा था। टूटे हुए कांच के टुकड़ों में उसे अपनी ही हजारों छोटी छोटी शक्लें दिख रही थीं और हर शक्ल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लिविंग रूम में लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। रात के इस पहर में वो आवाज़ किसी धमाके जैसी थी। समीर लड़खड़ाते हुए फोन तक पहुंचा और रिसीवर उठाया। हेलो, समीर ने कांपती आवाज़ में कहा। समीर, तुम कहाँ हो? मैं कब से गेट पर खड़ी बेल बजा रही हूँ। और ये तुमने अंदर से दरवाज़ा क्यों लॉक किया है? मैं अपनी चाबी से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर अंदर से कुंडी लगी है। समीर की रूह कांप गई। प्रिया, भागो वहाँ से, मैं अंदर नहीं हूँ, मैं फंस गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया हंसी। मैं खिड़की से तुम्हें अंदर देख सकती हूँ। तुम अभी तो लिविंग रूम में खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो। तुमने फ़ोन हाथ में पकड़ा है और तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। समीर का फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। वो लिविंग रूम में अकेला खड़ा था। फ़ोन उसके हाथ में था, लेकिन प्रिया खिड़की से जिसे देख रही थी वो कोई और था। उसने खिड़की की तरफ देखा। वहां पर्दा गिरा हुआ था, लेकिन पर्दे के पीछे एक साया साफ दिख रहा था, जो बिल्कुल उसकी तरह खड़ा था और बाहर खड़ी प्रिया को देख रहा था। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस पर्दे की ओर देख रहा था जिसके पीछे वो दूसरा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिया को कैसे चेतावनी दे। अगर वो चिल्लाता तो शायद वो साया पहले प्रिया तक पहुंच जाता। समीर ने दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ना शुरू किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि उसकी आवाज बाहर तक न चली जाए। उसने धीरे से पर्दे का एक कोना हटाया। बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और वो झुंझलाकर अपना फोन चेक कर रही थी। लेकिन समीर की नजर खिड़की के कांच पर पड़ी। कांच के उस पार समीर के बिल्कुल बगल में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो आकृति हूबहू समीर थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना किसी पुतली के। वो साया बाहर खड़ी प्रिया को एक शिकारी की तरह ताक रहा था। प्रिया, भागो! समीर अब और खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर से चिल्लाया और खिड़की के शीशे पर हाथ मारने लगा। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर गहरा खौफ छा गया। उसने देखा कि खिड़की पर एक नहीं बल्कि दो समीर थे। एक जो बदहवास होकर शीशा पीट रहा था और दूसरा जो उसके ठीक पीछे खड़ा होकर शांति से मुस्कुरा रहा था। समीर, ये क्या है? प्रिया की आवाज कांप गई। वो पीछे हटी और उसका पैर फिसल गया। इसी बीच घर की लाइटें फिर से जल उठीं। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। वो साया गायब हो चुका था। उसने फुर्ती से मुख्य दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर भागा। प्रिया, तुम ठीक हो? समीर ने उसे सहारा देकर उठाया। प्रिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो। मुझसे दूर रहो, मैंने अभी खिड़की पर दो लोगों को देखा। तुम कौन हो? प्रिया, मेरी बात सुनो, मैं असली हूं। इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रिया की नजर समीर के गले पर पड़ी। वहां अभी भी उस दूसरे के हाथ के नीले निशान थे।
तुम्हारे गले पर ये निशान कैसे आए? प्रिया ने चिल्लाकर पूछा। समीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रिया ने भेजा था। समीर ने स्क्रीन देखी। मैसेज में एक फोटो थी। फोटो अभी अभी ली गई थी, जिसमें प्रिया नीचे खड़ी थी और समीर, असली वाला, खिड़की से उसे डरावनी शक्ल बनाकर देख रहा था। मैंने ये मैसेज नहीं भेजा। प्रिया ने अपना फोन दिखाया। उसका फोन उसके हाथ में था, लेकिन उसमें ऐसा कोई मैसेज या फोटो नहीं थी। तभी सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक। समीर और प्रिया दोनों ने ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियों के अंधेरे कोने से एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसने वही नीली शर्ट पहनी थी, वही घड़ी थी। वो बिल्कुल समीर था। प्रिया, डरो मत, मैं यहां हूं, सीढ़ियों से उतरते हुए दूसरे समीर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और मिठास थी। ये आदमी जो तुम्हारे पास खड़ा है, ये एक अपराधी है। इसने मेरा रूप ले लिया है। असली समीर का दिमाग सुन्न हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिया, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा समीर हूं? प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दोनों को देख रही थी, दोनों एक जैसे, दोनों की आवाज एक जैसी। लेकिन सीढ़ियों वाले समीर की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जबकि असली समीर बदहवास और डरा हुआ लग रहा था। साबित करो, प्रिया ने कांपते हुए कहा। वो बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। असली समीर ने तुरंत कहा। पिछले साल शिमला में हमने उस पुरानी बेंच पर बैठकर वादा किया था कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। नकली समीर मुस्कुराया। और उसी रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैंने पूरी रात मोमबत्ती जलाकर रखी थी। याद है प्रिया? दोनों बातें सच थीं। वो दूसरा समीर न सिर्फ उसका रूप ले चुका था, बल्कि उसकी यादें भी चुरा चुका था। प्रिया ने अपना सिर पकड़ लिया। बंद करो, चुप हो जाओ दोनों, वो चिल्लाई और पार्किंग की तरफ भागी। असली समीर उसके पीछे भागा, लेकिन वो दूसरा समीर उससे कहीं तेज था। उसने असली समीर को एक जोरदार धक्का दिया। समीर जमीन पर गिरा और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि सड़क के किनारे लगे एक बड़े होर्डिंग के कांच में उसका अपना प्रतिबिंब उसे देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो। जब समीर की आंखें खुली तो आसमान में भोर की हल्की सफेदी छा रही थी। उसका सिर हथौड़े की तरह बज रहा था और माथे से सूखा हुआ खून उसकी आंखों के पास जम गया था। वो पार्किंग की ठंडी जमीन पर अकेला पड़ा था। प्रिया जा चुकी थी उस बहलूपिये के साथ। समीर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके अंदर डर से ज्यादा अब गुस्सा और छटपटाहट थी। उसे किसी भी हाल में प्रिया तक पहुंचना था। वो भागकर अपनी कार के पास गया, लेकिन चाबियां गायब थीं। वो समझ गया कि वो दूसरा ना सिर्फ उसकी पहचान बल्कि उसकी हर चीज छीन चुका है। उसने अपनी जेब टटोली। खुशकिस्मती से उसका बटुआ और मोबाइल उसके पास थे। उसने तुरंत प्रिया को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। मुझे पता लगाना होगा कि वो उसे कहाँ ले गया है, समीर ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया कि उसकी कार में एक जीपीएस ट्रैकर लगा है, जिसका एक्सेस उसके फोन पर था। उसने कांपते हाथों से ऐप खोला। स्क्रीन पर एक लाल बिंदु चमक रहा था। कार शहर से बाहर जाने वाले हाईवे पर थी और एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। समीर ने बिना वक्त गवाए एक टैक्सी ली। टैक्सी ड्राइवर उसे शीशे में बार बार देख रहा था। शायद समीर की हालत ही ऐसी थी, फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ चेहरा और आंखों में पागलपन। साहब, पुलिस को फोन करूं क्या? ड्राइवर ने डरते हुए पूछा। नहीं, बस तेजी से चलो, समीर ने चिल्लाकर कहा। रास्ते भर समीर सोचता रहा कि वो चीज क्या है। वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इंसान एक ही समय पर दो जगह नहीं हो सकता, ना ही वो यादें चुरा सकता है। उसने अपने फोन पर डॉपलगैंगर यानी हमशक्ल के बारे में सर्च करना शुरू किया। उसे एक पुरानी लोक कथा मिली। जब कोई इंसान अपनी परछाई से नफरत करने लगता है या खुद से बहुत ज्यादा भागने लगता है, तो उसकी परछाई उससे अलग होकर अपना वजूद बना लेती है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो असली इंसान को पूरी तरह मिटा ना दे। समीर की रूह कांप गई। क्या वो अपनी ही परछाई से लड़ रहा था? करीब 1 घंटे बाद टैक्सी एक सुनसान इलाके में रुकी। सामने आर्यन स्टील वर्क्स की जर्जर इमारत खड़ी थी। गेट पर उसकी नीली कार खड़ी थी, खाली। समीर दबे पांव फैक्ट्री के अंदर घुसा। अंदर मशीनों के बड़े बड़े ढांचे किसी राक्षसी साए की तरह लग रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई प्रिया की चीख सुनाई दी। प्रिया! समीर पागलों की तरह आवाज की दिशा में भागा।
वो फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में पहुंचा, जहां लोहे के बड़े बड़े पुल यानी कैट वॉक बने थे। वहां की रोशनी मध्यम थी। उसने देखा कि प्रिया एक खंभे से बंधी हुई थी और उसके सामने वो दूसरा समीर खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी वो प्रिया के चेहरे पर मार रहा था। समीर, प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रिया रो रही थी। मैं समीर ही हूं प्रिया, बस तुम्हारा वाला हिस्सा मर चुका है, वो बहरूपिया बोला। उसकी आवाज अब और भी भारी और भयानक हो गई थी। असली समीर ने एक लोहे की रॉड उठाई और पीछे से वार करने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो दूसरा बिना मुड़े ही बोला, देर कर दी समीर। वो दूसरा इतनी तेजी से मुड़ा कि समीर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने समीर का हाथ मरोड़ा और उसे धक्का देकर रेलिंग के पास गिरा दिया। तुम यहां क्या करने आए हो? अपनी मौत देखने? दूसरे समीर ने ठंडे लहजे में कहा। उसे छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे लो, असली समीर ने हांफते हुए कहा। दूसरा समीर जोर से हंसा। मुझे सब मिल चुका है, तुम्हारी यादें, तुम्हारी मंगेतर, तुम्हारा बैंक बैलेंस। अब बस तुम्हारा वजूद मिटाना बाकी है। जब तुम मर जाओगे तो मैं इस दुनिया के लिए इकलौता समीर रहूंगा। तभी समीर की नजर एक बड़े सुरक्षा शीशे पर पड़ी, जो छत से लटका था। उसने देखा कि शीशे में वो दूसरे का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, वो सिर्फ एक काली परछाई जैसा दिख रहा था। समीर को समझ आ गया, तुम सच नहीं हो, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। समीर ने हिम्मत जुटाई और उस दूसरे पर झपट्टा मारा। वे दोनों रेलिंग के पास गुत्थम गुत्था हो गए। प्रिया चिल्ला रही थी। हाथापाई के दौरान समीर ने महसूस किया कि वो दूसरे का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और उसे चोट लगने पर खून नहीं, बल्कि काली राख जैसा कुछ निकल रहा था। झटके में वो दूसरा समीर रेलिंग से फिसल गया और नीचे गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। एक भारी धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया। समीर भागकर प्रिया के पास गया और उसके बंधन खोलने लगा। प्रिया, मैं हूं, डरो मत। प्रिया ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। क्या वो मर गया? समीर ने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो दूसरा गायब हो चुका था। उसने प्रिया को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसने प्रिया के कंधे पर सिर रखा, उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। वहां सिर्फ प्रिया की परछाई दिख रही थी। समीर की अपनी कोई परछाई नहीं थी। समीर का दिल बैठ गया। क्या वो जीत गया था या फिर वो खुद अब एक परछाई बन चुका था? फैक्ट्री की उस ठंडी दीवार पर अपनी परछाई न पाकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह टॉर्च की रोशनी को अलग अलग कोनों से दीवार पर मारने लगा, लेकिन हर बार नतीजा वही था। दीवार पर सिर्फ प्रिया का साया था। समीर वहां एक अदृश्य वजूद की तरह खड़ा था। समीर, तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे दीवार को क्यों देख रहे हो? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि असली कौन है, लेकिन समीर की आंखों का खौफ उसे डरा रहा था। प्रिया, मुझे देखो, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? समीर ने फटी आवाज में कहा। प्रिया ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी हालत खराब है समीर, तुम्हें अस्पताल चलना चाहिए। उसे समीर की परछाई का गायब होना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरी फैक्ट्री में रोशनी बहुत कम थी। लेकिन समीर जानता था कि खेल बदल चुका था। वो दूसरा नीचे गिरकर मरा नहीं था, बल्कि उसने समीर का अस्तित्व छीन लिया था। अगले 2 दिन समीर के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसने खुद को घर में कैद कर लिया। उसने पाया कि अब वो आईने में अपना चेहरा देख तो सकता था, लेकिन वो चेहरा हर घंटे धुंधला होता जा रहा था। उसे अपनी भूख और प्यास का एहसास खत्म होने लगा था। वो एक जिंदा लाश बनता जा रहा था। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जो इस फ्लैट में मुझसे पहले रहता था, समीर ने खुद से कहा। उसे याद आया कि प्रॉपर्टी डीलर ने बताया था कि पिछला किराएदार रातों रात फ्लैट छोड़कर भाग गया था और अब एक मानसिक चिकित्सालय असाइलम में भर्ती है। समीर सिटी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। वहां का माहौल बोझिल और दवाइयों की गंध से भरा था। रिसेप्शन पर काफी मिन्नतों के बाद उसे वार्ड नंबर 13 में जाने की इजाजत मिली। वहां उसे मिला अविनाश। अविनाश खिड़की के पास बैठा शून्य में ताक रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो लगातार अपने नाखूनों से अपनी खाल खुरच रहा था। अविनाश,
मैं समीर हूँ। मैं उसी फ्लैट में रहता हूँ जहाँ तुम रहते थे, समीर ने उसके पास बैठकर धीरे से कहा। अविनाश का शरीर झटके से अकड़ गया। उसने अपनी डरावनी आंखें समीर पर टिका दी। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। एक और आ गया, एक और शिकार। देखो, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अविनाश, मेरी बात सुनो, मेरी परछाई गायब हो गई है। वो दूसरा मेरी जगह ले रहा है। मुझे क्या करना होगा? अविनाश की हंसी अचानक रुक गई। उसने समीर का कॉलर पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हारी जगह नहीं ले रहा, वो तुम्हारी नफरत है। हम सब के अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है। उस फ्लैट की दीवारों में कुछ ऐसा है जो उस अंधेरे को बाहर निकाल देता है। वो तुम्हारी यादें खाता है, तुम्हारी खुशियां चुराता है और अंत में तुम्हें एक याद बना देता है। समीर का गला सूख गया। इसे रोकने का कोई तरीका? सिर्फ एक, अविनाश ने कांपते हुए कहा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुम्हारी और उसकी पहचान अलग हुई थी। तुम्हें अपनी उस याद को मिटाना होगा जिसे तुमने सबसे ज्यादा छिपा कर रखा है। जब तक तुम उस सच का सामना नहीं करोगे, वो दूसरा ताकतवर होता जाएगा। अचानक अविनाश चिल्लाने लगा, वो आ गया, वो आ गया। वार्डन और गार्ड्स दौड़ कर आए और समीर को बाहर निकाल दिया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते समय समीर के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। उसने रिसीवर उठाया। स्क्रीन पर दूसरा समीर दिख रहा था। वो समीर के ऑफिस के केबिन में बैठा था और उसके हाथ में समीर का प्रमोशन लेटर था। इतिहास दोहराया जा रहा है समीर। तुमने अपने बचपन के उस हादसे को भुला दिया था ना, जब तुमने अपने छोटे भाई को तालाब में डूबने दिया था ताकि खिलौना तुम्हारा हो सके। वो नफरत वहीं से शुरू हुई थी। समीर का फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसे वो पुरानी याद आने लगी जिसे उसने सालों से अपने दिमाग की किसी अंधेरी कोठरी में दफना कर रखा था। उसका छोटा भाई अमन, वो हादसा। उसे समझ आ गया कि वो दूसरा कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर का वो अपराधी भाव था जिसे वो सालों से दबा रहा था। अविनाश की बातें समीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थीं। अमन, वो नाम जिसे समीर ने अपने वजूद से खुरच कर फेंक दिया था, आज एक खौफनाक हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। समीर को याद आने लगा वो धुंधली दोपहर, वो गहरा तालाब और वो पीला खिलौना जिसे बचाने के चक्कर में उसने अपने भाई का हाथ छोड़ दिया था। उसने अपनी यादों को झटका और अस्पताल से बाहर निकला। उसे तुरंत राहुल से मिलना था। राहुल बचपन से उसका सबसे करीबी दोस्त था और वही एक इकलौता इंसान था जो उस हादसे के समय वहां मौजूद था। राहुल ही समीर की पहचान की आखिरी कड़ी था। समीर ने राहुल को फोन किया। हेलो राहुल, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी बात है, समीर ने हाँफते हुए कहा। दूसरी तरफ से कुछ पलों का सन्नाटा रहा। फिर राहुल की आवाज आई, लेकिन वो आवाज कुछ अजीब थी। समीर, तू अभी तो मिलकर गया भाई। हम अभी तो छत पर खड़े होकर पुरानी बातें कर रहे थे। तू अभी नीचे सिगरेट लेने गया है ना? समीर का खून जम गया। राहुल, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं अभी अस्पताल के बाहर हूं। जो तुम्हारे पास है वो मैं नहीं हूं। वहां से भागो राहुल, अभी। क्या बकवास कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? राहुल हंसा। तू अभी मेरे सामने खड़ा है समीर, और तू मुस्कुरा रहा है। एक सेकंड, तूने फोन कहां से किया? तभी फोन पर राहुल की एक दबी हुई चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। समीर ने एक टैक्सी पकड़ी और पागलों की तरह राहुल के अपार्टमेंट की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वो दूसरा अब उसके अपनों को निशाना बना रहा है ताकि समीर का कोई भी गवाह जिंदा न बचे। जब वो राहुल की बिल्डिंग पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। लिफ्ट खराब थी, इसलिए समीर सीढ़ियों से भागता हुआ छत की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने छत का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। राहुल छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसका आधा शरीर हवा में था। उसके सामने दूसरा समीर खड़ा था। उस बहरूपिये ने वही कपड़े पहने थे जो असली समीर ने पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। राहुल, रुको, पीछे हटो, समीर चिल्लाया। राहुल ने मुड़कर देखा। उसके सामने दो समीर थे। उसकी आंखों में गहरा भ्रम और आतंक था। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों कौन हो? राहुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। याद करो, हमने साथ में स्कूल की दीवार फांदी थी। नहीं राहुल, ये झूठ बोल रहा है, बहरूपिये ने ठंडे स्वर में कहा। याद करो, वो तालाब, इसने अपने भाई को मरने दिया था। क्या तुम एक कातिल का साथ दोगे? राहुल का संतुलन बिगड़ गया। तुम्हें ये सब कैसे पता?
बहरूपिया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ा। क्योंकि मैं इसका असली रूप हूं, मैं वो सच हूं जिसे इसने छिपाया है। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ छूते ही राहुल का चेहरा नीला पड़ने लगा, जैसे उसकी रगों से जिंदगी खींची जा रही हो। छोड़ दो उसे, समीर ने उस बहरूपिये पर झपटा मारा। एक बार फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही समीर ने बहरूपिये को मुक्का मारा, समीर के अपने चेहरे पर चोट का निशान उभर आया और उसे असह्य दर्द हुआ। वे दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से थे, एक को चोट लगती तो दूसरा भी तड़पता। बहरूपिये ने समीर के कान में फुसफुसाया, जितना मुझे मारोगे उतना खुद खत्म हो जाओगे। उसने समीर को जोर से धक्का दिया। समीर संभला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहरूपिये ने राहुल को मुंडेर से नीचे ढकेल दिया। नहीं! समीर की चीख पूरी वादी में गूंज गई। राहुल का शरीर कई मंजिल नीचे जाकर गिरा। सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज आई। समीर छत की मुंडेर पर झुककर नीचे देखने लगा। राहुल का बेजान शरीर खून के तालाब में पड़ा था। समीर टूटकर घुटनों के बल बैठ गया। उसका इकलौता गवाह, उसका सबसे अच्छा दोस्त जा चुका था। उसने मुड़कर देखा तो वो बहरूपिया गायब था। छत पर सिर्फ समीर अकेला था। तभी नीचे से पुलिस की सायरन की आवाजें आने लगी। समीर ने अपने हाथों को देखा, वे खून से सने थे। उसे एहसास हुआ कि ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक समीर दिख रहा होगा, जो राहुल को धक्का दे रहा था। वो दूसरा तो कैमरों में आता ही नहीं था। दुनिया की नजरों में समीर अब एक खूनी बन चुका था। राहुल के गिरने की आवाज अभी भी समीर के कानों में गूंज रही थी। नीचे सायरन की आवाजें और तेज होती जा रही थी। समीर छत की मुंडेर पर कांप रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। उन पर राहुल का खून नहीं था, लेकिन कैमरों की नजर में वो एक कातिल था। वो दूसरा समीर उसे फंसाकर अंधेरे में विलीन हो चुका था। वहां छत पर नीचे से किसी पड़ोसी के चिल्लाने की आवाज आई। समीर को समझ आ गया कि अगर वो पकड़ा गया तो वो अपनी सच्चाई कभी साबित नहीं कर पाएगा। वो भागकर छत के दरवाजे की ओर गया, लेकिन वहां से पुलिस के जूतों की भारी आवाजें आ रही थीं। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने छत की दूसरी तरफ लगी फायर एस्केप देखी और बिना सोचे उस पर चढ़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसके हाथ छिल रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो जैसे ही नीचे की गली में पहुंचा, उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां बिल्डिंग के मुख्य द्वार को घेर चुकी थीं। समीर ने अपनी हुडी का कैप सिर पर डाला और अंधेरी गलियों में गायब हो गया। उसे शहर से बाहर निकलना था, लेकिन उसकी अपनी कार, उसका फोन, उसका क्रेडिट कार्ड, सब कुछ अब मौत का जाल बन चुके थे। जैसे ही वो एक एटीएम के पास से गुजरा, उसने अपनी फोटो मोस्ट वांटेड की तरह न्यूज चैनल पर देखी। ब्रेकिंग न्यूज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर ने अपने ही दोस्त को छत से नीचे फेंका, आरोपी फरार। न्यूज में जो फोटो चल रही थी उसमें समीर मुस्कुरा रहा था। वो उसकी मुस्कान थी। समीर ने अपना फोन बंद करके एक गंदे नाले में फेंक दिया। वो जानता था कि पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी। अब वो पूरी दुनिया से कट चुका था। चलते चलते वो शहर के पुराने और जर्जर इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच गया। वहां एक पुराना बेसमेंट था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। अंधेरे बेसमेंट में घुसते ही उसे घुटन महसूस हुई। उसने एक पुरानी मशाल जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुराना मटमैला आईना लगा हुआ था। समीर उस आईने के पास जाने से डर रहा था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने आईने में देखा। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने पेंसिल से बने स्केच पर रबर फेर दिया हो। लेकिन आईने के अंदर से कोई और उसे साफ देख रहा था। भागना कब तक चलेगा समीर? आईने के अंदर से आवाज आई। वो दूसरा समीर वहां बैठा आराम से सेब खा रहा था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? समीर चिल्लाया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हार स्वीकार करो। देखो, दुनिया तुम्हें कातिल मानती है, प्रिया तुमसे नफरत करती है, राहुल मर चुका है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचा। बस एक काम करो, इस आईने को तोड़ दो और मुझे पूरी तरह बाहर आने दो। बदले में मैं तुम्हें इस दर्द से आजादी दूंगा। तुम मेरी परछाई बनकर चैन से रह पाओगे। समीर का हाथ पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे अविनाश की बात याद आई। जब तक तुम खुद को नहीं मिटाओगे, वो नहीं जाएगा। समीर को समझ आया कि वो बहरूपिया उसे उकसा रहा था ताकि समीर खुद अपने हाथों से अपना अंत कर ले। जैसे ही वो दूसरा पूरी तरह बाहर आता, असली समीर का नामो निशान मिट जाता। तभी बेसमेंट के बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। समीर, पुलिस है, सरेंडर कर दो, हमें पता है तुम अंदर हो। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज गूंजी। अब समीर के पास दो दुश्मन थे, एक बाहर कानून और एक आईने के अंदर उसकी अपनी ही काली सच्चाई। उसे एक फैसला लेना था, या तो वो पुलिस की गोली खाकर मर जाए या उस अंधेरे में कूद जाए जहां से वो दूसरा आया था। समीर ने आईने की तरफ देखा और फिर पुलिस के बढ़ते कदमों की तरफ। उसने एक गहरी सांस ली।
अगर मैं एक परछाई हूं तो परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता। समीर ने आईने पर वार करने के बजाय अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से अपना सिर दीवार पर दे मारा। जैसे ही वो अर्धमूर्छित अवस्था में गिरा, उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह शरीर से अलग हो रही है। बाहर से पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर उन्हें कोई नहीं मिला। फर्श पर सिर्फ समीर के फटे हुए कपड़े पड़े थे और आईने पर एक खून का धब्बा था। समीर गायब हो चुका था। समीर को जब होश आया तो उसे लगा जैसे वो किसी गहरे ठंडे पानी की झील में तैर रहा है। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली तो उसके सामने का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। वो उसी बेसमेंट में था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वे धुएं से बनी हों। रंग गायब थे। पूरी दुनिया सिर्फ सफ़ेद, काले और मटमैले रंगों के साए में डूबी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर चीज़ का अक्स उल्टा था। अगर वो दाहिने हाथ से कुछ छूने की कोशिश करता तो उसे बाएं हाथ का एहसास होता। मैं कहाँ हूँ? समीर ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई। यहाँ आवाज़ें गूंजती नहीं थीं, बल्कि दीवारों में जज्ब हो जाती थीं। ये मिरर डायमेंशन था, परछाइयों की दुनिया। समीर ने देखा कि फर्श पर उसकी अपनी यादें कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी पड़ी हैं। उसने एक टुकड़ा उठाया। उसमें उसे अपना 5 साल का जन्मदिन दिखा। माँ उसे केक खिला रही थी, लेकिन जैसे ही उसने टुकड़े को छुआ, माँ का चेहरा काला पड़ गया और वो याद एक डरावनी चीख में बदल गई। यहाँ यादें मर जाती हैं समीर। समीर झटके से पलटा। उसके सामने एक साया खड़ा था। वो धुंधला था, लेकिन समीर उसे पहचान गया। वो अमन था, उसका छोटा भाई, वही भाई जिसे उसने तालाब में डूबने दिया था। अमन, क्या तुम जिंदा हो? समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यहाँ सालों से हूँ, अमन के साये ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। जब तुमने उस दिन मेरा हाथ छोड़ा था तो मेरा शरीर उस दुनिया में रह गया, लेकिन मेरी रूह इस आईने की दुनिया में खींच ली गई। उस दूसरे ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। समीर का दिल ग्लानि, गिल्ट से भर गया। मुझे माफ़ कर दो अमन, मैं छोटा था, मैं डर गया था। माफ़ी से कुछ नहीं होगा। अमन ने एक धुंधली दीवार की ओर इशारा किया। वो दूसरा तुम्हारी यादों को खाकर और भी ताकतवर हो रहा है। देखो। दीवार पर एक खिड़की की तरह दृश्य उभरा। समीर ने देखा कि असली दुनिया में वो दूसरा समीर अब प्रिया के साथ उसके घर में बैठा है। वो प्रिया को सांत्वना दे रहा है। प्रिया रो रही है और वो उसे गले लगा रहा है, लेकिन गले लगाते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो सीधे आईने की तरफ देख रहा था, जैसे वो समीर को देख रहा हो। वो मेरी जगह पूरी तरह ले चुका है, समीर ने बेबसी से कहा। प्रिया उसे पहचान नहीं पा रही। प्रिया को खतरा है, अमन ने कहा। वो अब उसे भी इस दुनिया में खींचने वाला है। उसे अपनी शक्ति पूरी करने के लिए एक बलिदान चाहिए। जैसे ही प्रिया का दिल पूरी तरह उस पर विश्वास कर लेगा, वो उसे यहाँ खींच लेगा और खुद हमेशा के लिए उस दुनिया का बन जाएगा। समीर को एक भयावह एहसास हुआ। वो अपनी पहचान खो चुका था, अपना दोस्त खो चुका था और अब वो अपनी मंगेतर को भी खोने वाला था। मैं वापस कैसे जाऊं? समीर ने अमन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अमन के धुंधले शरीर के आर पार निकल गया। वापस जाने का रास्ता सिर्फ वही दरार है जहां से तुम आए थे। अमन ने बेसमेंट के उस टूटे हुए आईने की ओर इशारा किया, जो इस दुनिया में एक विशाल द्वार जैसा लग रहा था। लेकिन वहां पहरेदार हैं। तुम्हारी अपनी नफरत और तुम्हारा डर उस रास्ते को घेरे हुए हैं। तुम्हें अपनी सबसे डरावनी याद का सामना करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। समीर उस विशाल काले द्वार की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसके सामने हजारों की संख्या में काली परछाइयां उभर आईं। उन सब के चेहरे समीर जैसे थे। कोई गुस्से में था, कोई रो रहा था, कोई जोर जोर से हंस रहा था। वे सब समीर के वे हिस्से थे जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में ठुकरा दिया था। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वे सब एक साथ चिल्लाए। तुम भी हमारी तरह एक साया हो। समीर उन परछाइयों के बीच घिर गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी बाहें और पैर अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहे हैं। वो गायब हो रहा है। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इस सन्नाटे का हिस्सा बन जाएगा। मिरर डायमेंशन की वो धुंधली दुनिया समीर को निगलने के लिए तैयार थी। हजारों परछाइयां जिनके चेहरे खुद समीर जैसे थे, उसे चारों ओर से जकड़ रही थीं। उनकी छुअन बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, जो समीर की आत्मा को सुन्न कर रही थी। तुम कहीं नहीं जा सकते कातिल, एक परछाई उसके कान में चीखी। अमन का हाथ क्यों छोड़ा था? दूसरी परछाई ने उसका गला भींचते हुए पूछा।
समीर का दम घुट रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसे दूर उस धुंधली दीवार के पार प्रिया का चेहरा दिखा। वो दूसरे समीर के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। वो बहरूपिया धीरे से प्रिया के कान के पीछे अपने हाथ ले जा रहा था और उसके नाखूनों से काली परछाइयां निकलकर प्रिया की गर्दन को छूने वाली थीं। नहीं! समीर के अंदर से एक ऐसी चीख निकली जो इस खामोश दुनिया को चीर गई। मैं परछाई नहीं हूं, मैं समीर हूं। मैंने गलतियां की हैं, मैं अपराधी हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। समीर ने अपनी आंखें बंद की और खुद के गहरे अपराध बोध को महसूस किया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने अमन का हाथ छोड़ा था, मैं डरपोक था, मैं नफरत के काबिल हूं। जैसे ही उसने अपने सच को स्वीकार किया, उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी नफरत की नहीं, बल्कि स्वीकार्यता की थी। वे काली परछाइयां रोशनी के स्पर्श से जलने लगीं और पीछे हट गईं। अमन का साया दूर खड़ा मुस्कुराया और उसने आईने के द्वार की ओर इशारा किया। समीर पूरी ताकत से उस विशाल काले द्वार की ओर भागा। जैसे ही उसने कांच की उस ठंडी सतह को छुआ, उसे हजारों सुइयां चुभने जैसा एहसास हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ और समीर को लगा कि जैसे उसे किसी ने बहुत ऊंचाई से नीचे फेंक दिया हो। वापसी, असली दुनिया। समीर की आंखें खुलीं। वो उसी पुराने बेसमेंट के फर्श पर गिरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था और पुलिस जा चुकी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्दन छुई। वो ठोस थी। उसने जमीन पर हाथ मारा, उसे स्पर्श का एहसास हुआ। वो भागकर दीवार के पास लगा आईना देखने गया। बाहर चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसकी परछाई वापस आ चुकी थी। वो फिर से एक इंसान था, लेकिन अभी जीत बाकी थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। प्रिया, उसे याद आया कि बहरूपिया उसे खत्म करने वाला है। समीर बेसमेंट से बाहर निकला। उसके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। उसके फेफड़े फटने को थे, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। करीब आधे घंटे की दौड़ के बाद वो अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा। बिल्डिंग में सन्नाटा था, लिफ्ट बंद थी। वो सीढ़ियों से भागता हुआ अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। प्रिया, दरवाजा खोलो, प्रिया! समीर ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। समीर ने अपना कंधा दरवाजे पर मारा। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर का नजारा देखकर समीर के होश उड़ गए। लिविंग रूम में मोमबत्तियां जल रही थीं। प्रिया सोफे पर बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर नमक का एक घेरा बना हुआ था और उसके ऊपर वो दूसरा समीर झुका हुआ था। उसके हाथ अब काले और लंबे हो चुके थे और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। तुम वापस आ गए, बहरूपिया धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि फटे हुए ड्रम जैसी लग रही थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इसका विश्वास अब मेरा है, इसकी रूह मेरी है। उसे छोड़ दो। समीर ने पास पड़ा एक पीतल का लैंप उठाया। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम खुद भी मरोगे, याद है ना, हम एक हैं, बहरूपिया ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा। समीर रुका। उसे पता था कि शारीरिक हमला काम नहीं करेगा। उसने मुस्कुराते हुए लैंप नीचे रख दिया। हम एक नहीं हैं, तुम सिर्फ वो मवाद हो जो मेरे जख्म से निकला था, और अब मैं उस जख्म को भरने जा रहा हूं। समीर ने अपनी आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह शांत कर लिया। उसने बहरूपिये की नफरत का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से देने का फैसला किया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, समीर ने धीमे स्वर में कहा, और मैं खुद को भी माफ करता हूं। ये सुनते ही बहरूपिये के शरीर में कंपन होने लगा। वो चिल्लाने लगा, नहीं, तुम मुझसे नफरत करो, मुझे गाली दो, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन समीर चुपचाप खड़ा रहा। बहरूपिये का शरीर धीरे धीरे धुआं बनने लगा। वो छोटा होने लगा। अंत में वो सिर्फ एक काली परछाई बनकर समीर के पैरों के पास सिमट गया। समीर भागकर प्रिया के पास गया और उसे झंझोरा, प्रिया, जागो, प्रिया! प्रिया ने धीरे से आंखें खोली। उसने समीर को देखा और डर के मारे पीछे हटने लगी। नहीं, तुम फिर से? प्रिया, देखो, समीर ने खिड़की की ओर इशारा किया जहां सूरज की पहली किरण आ रही थी। मेरी परछाई देखो, मैं सचमुच मैं हूं। प्रिया ने जमीन पर समीर की लंबी और गहरी परछाई देखी। उसने रोते हुए समीर को गले लगा लिया। प्रिया की बाहों में सुरक्षित महसूस करना समीर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन ये राहत बहुत कम समय के लिए थी। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन एक बार फिर सुनाई देने लगे। मोहल्ले वालों ने शायद दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर पुलिस को इत्तला कर दी थी। प्रिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समीर ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा। कानून की नजरों में मैं एक कातिल हूं। राहुल की मौत का इल्जाम मुझ पर है।
मुझे खुद को सरेंडर करना होगा, लेकिन तुम्हें सच साबित करने में मेरी मदद करनी होगी। प्रिया कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अब समीर के लिए अटूट विश्वास था। मैं सब बताऊंगी समीर, मैं कहूंगी कि मैंने अपनी आंखों से 2 समीर देखे थे। दरवाजा धड़धड़ाते हुए पुलिस अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर सावंत, जो पहले से ही समीर के पीछे थे, ने पिस्टल तान दी। समीर, हाथ ऊपर करो और धीरे से जमीन पर बैठ जाओ। समीर ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। जब उसे हथकड़ी पहनाई जा रही थी, उसने मुड़कर प्रिया को देखा। उसने इशारे से उसे हौसला रखने को कहा। थाने का पूछताछ कमरा, इंटेरोगेशन रूम। अंधेरा कमरा, सिर के ऊपर लटकता एक तेज रोशनी वाला बल्ब और सामने बैठे सख्त इंस्पेक्टर सावंत। तो समीर, अब बताओ, तुमने राहुल को छत से क्यों धक्का दिया? सावंत ने मेज पर मुक्का मारते हुए पूछा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है कि तुम राहुल के पास खड़े हो और फिर उसे नीचे गिरा देते हो। समीर ने शांति से जवाब दिया, सर, जो फुटेज में दिख रहा है वो मैं नहीं था। सावंत हंसे। यही कहानी हर अपराधी सुनाता है। वो मैं नहीं था, मेरा जुड़वा भाई था। पर रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अमन की मौत सालों पहले हो चुकी है। सर, वो मेरा दूसरा रूप था, एक परछाई जो इस फ्लैट की वजह से जिंदा हो गई थी। समीर ने समझाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने उसे पागलों की तरह देखा। मनोवैज्ञानिक बीमारी का नाटक मत करो, तुम बच नहीं पाओगे। अगले 24 घंटों तक समीर पर मानसिक दबाव बनाया गया। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, उसका डीएनए टेस्ट कराया और वो सब कुछ किया जिससे साबित हो सके कि राहुल का कातिल वही है। लेकिन यहीं से चीजें अजीब होने लगीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर इंस्पेक्टर सावंत के माथे पर पसीना आ गया। सर, एक समस्या है, एक कांस्टेबल ने आकर कहा। राहुल की शर्ट पर जो हाथ के निशान मिले हैं वे समीर के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, लेकिन उनके सेल्स मरे हुए हैं, जैसे किसी लाश ने उसे छुआ हो। और सीसीटीवी फुटेज को जब हमने जूम करके देखा तो उस समीर की कोई परछाई जमीन पर नहीं दिख रही, जबकि राहुल की साफ दिख रही है। सावंत खामोश हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। उसी वक्त प्रिया अपने वकील के साथ वहां पहुंची। उसने वो वीडियो क्लिप्स दिखाए जो उसके फोन पर आए थे, वो मैसेज जो दूसरे समीर ने भेजे थे, जबकि असली समीर उसके सामने खड़ा था। समीर को जेल की कोठरी में ले जाया गया। वहां वो अकेला था। रात के सन्नाटे में जेल की लोहे की सलाखों के बीच से चांदनी अंदर आ रही थी। समीर ने दीवार पर अपनी परछाई देखी। वो बिल्कुल शांत थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि दीवार पर बनी उसकी परछाई उसकी हरकतों का पीछा नहीं कर रही है। उसने हाथ उठाया, पर परछाई का हाथ नीचे ही रहा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है समीर। दीवार से एक दबी हुई फुसफुसाहट आई। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो दूसरा अभी भी उसके अंदर कहीं छिपा था? जेल की काल कोठरी से आती वो फुसफुसाहट समीर की रूह कपा देने वाली थी। उसने अपनी परछाई को गौर से देखा। दीवार पर बना वो साया अब समीर की हरकतों का साथ नहीं दे रहा था। समीर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, लेकिन दीवार पर मौजूद साया अपनी जगह स्थिर रहा, जैसे वो अपनी मर्जी का मालिक हो। तुम अभी भी यहीं हो? समीर ने कांपते हुए पूछा। मैं तुम्हारी रूह का हिस्सा हूं समीर, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। साये ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब हवा की सरसराहट जैसी थी। तुमने खुद को और मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन तुमने उस मकान के सच को नहीं समझा। मैं सिर्फ तुम्हारी याद नहीं हूं, मैं उस जमीन की प्यास हूं। समीर को याद आया कि अविनाश ने भी उस मकान के बारे में कुछ कहा था। उसे समझ आया कि अगर उसे इस मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना है तो उसे उस बिल्डिंग के इतिहास की तह तक जाना होगा। अगले दिन प्रिया ने अपने रसूख और वकील की मदद से समीर को पैरोल पर बाहर निकलवाया। पुलिस की एक टीम अभी भी उस पर नजर रखे हुए थी, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों, मरे हुए सेल्स और बिना परछाई वाले वीडियो ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया था। बाहर निकलते ही समीर और प्रिया सीधे नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचे। समीर ने उस बिल्डिंग शांति निवास के पुराने नक्शे और दस्तावेज निकलवाए। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें एक पुरानी धूल भरी फाइल मिली। फाइल का सच, 1960 के दशक में उस जगह पर एक अनाथालय हुआ करता था। एक भयानक आग में वहां कई बच्चे मारे गए थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस आग का कारण एक प्रयोग था। एक डॉक्टर जो मिरर थेरेपी पर काम कर रहा था, ये मानता था कि इंसान का साया उसका असली पाप होता है, और अगर हम साये को शरीर से अलग कर दें तो इंसान शुद्ध हो जाएगा। वो डॉक्टर सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने उस जगह की मिट्टी में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा भर दी थी जो इंसानी अपराध बोध को सोखकर उसे एक शरीर दे देती थी।
समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। यानी वो मकान सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक आईना है। जो कोई भी वहां अपने किसी बड़े गुनाह या अपराध बोध के साथ जाता है, वो घर उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। तो इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं हो समीर, अविनाश के साथ भी यही हुआ। और शायद राहुल। समीर ने बात काटी। नहीं, राहुल के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई ऐसा काला अतीत नहीं था। लेकिन उस दूसरे ने राहुल को मार दिया ताकि मेरा कोई भी सहारा न रहे। उसे मेरा पूरा वजूद चाहिए। समीर को फाइल के आखिरी पन्ने पर एक हाथ से लिखा नोट मिला। साये को मिटाया नहीं जा सकता, उसे वापस शरीर में समेटना पड़ता है। इसके लिए उस वस्तु को नष्ट करना होगा जो दोनों दुनियाओं के बीच का पुल है, वो मुख्य दर्पण, द मास्टर मिरर। समीर को तुरंत याद आया वो बाथरूम का बड़ा आईना, जिसे उसने तोड़ा तो था, लेकिन उसके टुकड़े अभी भी वहीं थे। उसे समझ आया कि उसने आईना तोड़कर उस साये को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे 1000 हिस्सों में बांट दिया था। तभी समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से फोटो आई। फोटो प्रिया की थी, लेकिन प्रिया तो उसके सामने बैठी थी। फोटो में प्रिया के गले पर वही काले निशान थे और वो तड़प रही थी। समीर ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, तुम ठीक तो हो? प्रिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में वही बर्फीली ठंडक थी जो उस दूसरे में थी। प्रिया तो कब की सो चुकी है समीर, मैं तो बस उसे तुम्हारे साथ यहां तक लाने का जरिया बना। समीर पीछे हटा। उसके सामने बैठी प्रिया की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। वो दूसरा अब सिर्फ समीर का रूप नहीं ले रहा था, वो किसी के भी जरिए हमला कर सकता था। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो आज रात 12 बजे उसी फ्लैट पर आओ, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। या तो तुम रहोगे या मैं। रात के 11 बज रहे थे। शांति निवास की इमारत किसी पुराने जर्जर कंकाल की तरह काली रात के सन्नाटे में खड़ी थी। पूरी बिल्डिंग की लाइटें बंद थीं। सिर्फ समीर के तीसरे फ्लोर वाले फ्लैट की एक खिड़की से मध्यम नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। समीर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि हवा भारी और ठंडी होती जा रही है। उसके हाथ में गंगाजल की एक बोतल और वो नगर निगम वाली फाइल थी जिसमें उस डॉक्टर के अधूरे प्रयोगों का जिक्र था। जैसे ही उसने अपने फ्लैट का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तीखी गंध उसके नथनों से टकराई, सड़ने और पुराने कांच की मिलीजुली गंध। मैं आ गया हूं, प्रिया को छोड़ दो, समीर चिल्लाया। लिविंग रूम के बीचों बीच प्रिया एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों तरफ वही टूटे हुए आईने के हजारों टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। उन टुकड़ों में मध्यम रोशनी परावर्तित हो रही थी, जिससे पूरा कमरा एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। छोड़ना, अंधेरे कोने से आवाज आई। वो दूसरा। समीर धीरे धीरे रोशनी में आया, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसका शरीर लंबा, पतला और धुएं जैसा था। सिर्फ चेहरा समीर जैसा था। प्रिया को मैंने पकड़ा नहीं है समीर, वो तो बस एक जरिया है। असली लड़ाई तो तुम्हारी और मेरी है। बहरूपिया हंसा और उसकी हंसी दीवारों में गूंजने लगी। समीर ने देखा कि हर आईने के टुकड़े में उस दूसरे की तस्वीर दिख रही थी, लेकिन समीर का अपना कोई यक्स कहीं नहीं था। वो समझ गया कि उसकी पहचान पूरी तरह छीनी जा चुकी है। डॉक्टर का वो प्रयोग, मास्टर मिरर, कहाँ है वो? समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बहरूपिये ने बाथरूम की ओर इशारा किया। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने समीर की आंखों को चौंधिया दिया। वहां दीवार पर एक विशाल ढांचा था जहां कभी आईना हुआ करता था। वो आईना टूटा नहीं था, बल्कि वो एक द्वार की तरह काला और गहरा हो चुका था। तुम इसे नष्ट करना चाहते हो? बहरूपिया उसके करीब आया। अगर इसे तोड़ा तो प्रिया की रूह भी उसी अंधेरे में खो जाएगी जहां अमन है। क्या तुम एक और जान लोगे? समीर दुविधा में पड़ गया। वो बहरूपिया उसकी कमजोरी जानता था, उसका अपराध बोध। प्रिया को कुछ नहीं होगा समीर, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। उसे याद आया कि फाइल में लिखा था कि ये ऊर्जा अंधेरे से बनी है और इसे खत्म करने के लिए सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि त्याग की अग्नि चाहिए। समीर ने अपनी वही डायरी निकाली जिसमें उसने अपनी और प्रिया की यादें लिखी थीं। उसने उसमें आग लगाई और उसे उस काले द्वार की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग की लपटों ने उस काले द्वार को छुआ, पूरा कमरा कांपने लगा। बहरूपिया चिल्लाने लगा, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मैं गया तो तुम्हारी यादें भी जल जाएंगी, तुम्हें खाली इंसान बन जाओगे। मुझे यादों के बिना जीना मंजूर है, लेकिन एक परछाई बनकर दूसरों को मारना नहीं, समीर चिल्लाया।
अचानक जमीन पर बिखरे आईने के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। वे सब समीर और उस दूसरे की ओर तीखे तीरों की तरह बढ़ने लगे। एक टुकड़ा समीर के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। खून फर्श पर गिरा, लेकिन वो लाल नहीं बल्कि काला था। समीर को एहसास हुआ कि वो और बहरूपिया अब इतने जुड़ चुके थे कि एक का अंत दूसरे का भी अंत था। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली। समीर, भागो यहाँ से, ये तुम्हें मार डालेगा। समीर ने आखिरी बार प्रिया की ओर देखा। अलविदा प्रिया। उसने उस जलती हुई डायरी को सीधे उस मास्टर मिरर के केंद्र में दे मारा। एक भयानक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। पूरा फ्लैट सफेद रोशनी से भर गया। समीर को महसूस हुआ कि वो हवा में विलीन हो रहा है। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसे अंत में सिर्फ अमन का चेहरा दिखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं छटा तो प्रिया अकेली फर्श पर पड़ी थी। बाथरूम का वो काला द्वार गायब था। दीवार पर अब एक साधारण खाली जगह थी। समीर कहीं नहीं था। प्रिया पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। समीर, समीर! तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। दीवार पर प्रिया की परछाई के बगल में एक और परछाई थी, लंबी, स्थिर और शांत। लेकिन वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था, सिर्फ एक परछाई थी जो अकेले दीवार पर टहल रही थी। समीर जीत तो गया था, लेकिन वो हमेशा के लिए एक साया बन चुका था। फ्लैट के अंदर पसरा वो सन्नाटा अब जानलेवा नहीं था, लेकिन उसमें एक गहरा खालीपन था। प्रिया हफ्तों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। पुलिस ने केस बंद कर दिया क्योंकि समीर का शरीर कभी मिला ही नहीं था। कानून की फाइलों में उसे फरार अपराधी घोषित कर दिया गया। लेकिन प्रिया जानती थी कि समीर कहीं नहीं गया है। वो यहीं है, इसी घर की दीवारों में, एक खामोश साये की तरह। प्रिया ने फैसला किया कि वो इस राज को अपने तक नहीं रखेगी। दुनिया को ये जानना जरूरी था कि इंसान का अपराध बोध उसे किस हद तक खोखला कर सकता है। उसने समीर का पुराना कैमरा उठाया और उसी बालकनी में बैठ गई जहां से ये सब शुरू हुआ था। मेरा नाम प्रिया है, उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। आप जो आज सुनने जा रहे हैं उसे शायद विज्ञान नकार दे और कानून इसे पागलपन कहे, लेकिन ये सच है। उसने कैमरे को पूरे फ्लैट में घुमाया। ये कहानी समीर की है, समीर जो अपनी ही परछाई से हार गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे राज और हमारे पुराने गुनाह वक्त के साथ दफन हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे साथ चलते हैं। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि वो हमारे दूसरे रूप बन जाते हैं। प्रिया ने वो डायरी दिखाई जिसके कुछ जले हुए पन्ने वो बचा पाई थी। समीर ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि वो दूसरा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो सके। उसने अपने अस्तित्व को एक साये में बदल दिया ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। व्लॉग के दौरान एक पल के लिए कैमरे का लेंस अजीब तरह से हिला। प्रिया के पीछे वाली दीवार पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। वहां प्रिया की परछाई के पास एक और हाथ की परछाई उभरी, जिसने धीरे से प्रिया के सिर पर हाथ फेरने का इशारा किया। ये इतना हल्का और क्षणिक था कि शायद कोई ध्यान न देता, लेकिन कैमरे ने उसे कैद कर लिया। मेरा मैसेज उन सब के लिए है जो अपने अंदर कोई बोझ छिपाए बैठे हैं। अपने सच का सामना करें, इससे पहले कि आपका दूसरा हिस्सा इतना ताकतवर हो जाए कि वो आपकी जगह ले ले। अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लें। नफरत और गुनाह को पालने का अंजाम सिर्फ सन्नाटा होता है। प्रिया ने व्लॉग खत्म किया और उसे समीर के ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो का शीर्षक रखा, वो दूसरा मैं ही था। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। हजारों कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने इसे बेहतरीन हॉरर शॉर्ट फिल्म कहा, कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट में लिखा, मेरे घर के आईने में भी आज कुछ अजीब दिखा। प्रिया ने अपना सामान पैक किया। वो उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ रही थी। जैसे ही उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि घर के सारे आईने धुंधले पड़ चुके थे। अब उनमें किसी का अक्स नहीं दिखता था। समीर ने अपना वादा निभाया था। उसने उस द्वार को तो बंद कर दिया था, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई थी।